बेटा, कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना? सच सच बताओ, अभी भी रट रट कर पढ़ रहे हो? रटना मतलब लोहे के चने चबाना है, लेकिन अगर मैं कहूं बिना रटे भी सब याद हो सकता है। हमने ये पूरी सीरीज बनाई है ऑडियो मेमोरी टेक्निक पर। आपको बस सुनना है और दिमाग खुद याद कर लेगा। हेडफोन लगाओ और सुनते जाओ, चाहे सोने से पहले या काम करते समय या ड्राइविंग करते हुए। धीरे धीरे सब कुछ दिमाग में सेट हो जाएगा, फिर और एग्जाम हॉल में आंसर्स अपने आप याद आएंगे। बस सही तरीके से सुनते रहो। अब चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। जरा कल्पना कीजिए एक बहुत बड़े क्रिकेट स्टेडियम की, जहां एकदम खचाखच भीड़ है। बिल्कुल। दोनों टीमें मैदान पर उतर चुकी हैं, दर्शक एकदम उत्साह से चिल्ला रहे हैं और मैच बस शुरू ही होने वाला है। लेकिन तभी पता चलता है कि मैदान पर कोई अंपायर ही नहीं है। अरे बाप रे, बिना अंपायर के मैच। वही तो, किसी को नहीं पता कि एक ओवर में कितनी गेंदें फेंकी जाएंगी या बाउंड्री लाइन कहाँ से शुरू होती है। कोई खिलाड़ी बल्ले से खेल रहा है, कोई बस हाथ से गेंद फेंक रहा है। तो ऐसे में तो कोई खेल ही नहीं हो पाएगा। एकदम सही। खेल नहीं, मतलब सिर्फ एक भयंकर अराजकता होगी, केओस जिसे कहते हैं। और ठीक वैसी ही अराजकता किसी भी देश में हो सकती है अगर एक नई आजाद हुई आबादी को बिना किसी ठोस नियम के बस ऐसे ही छोड़ दिया जाए। बिल्कुल। और इसी अराजकता से बचाने वाली जो सबसे बड़ी रूल बुक होती है ना, उसी को हम संविधान कहते हैं। हाँ, तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम हमारे सामने मौजूद एक बेहद रोचक स्रोत, द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू द कॉन्स्टिट्यूशन के नोट्स का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। और आज का हमारा मिशन ये समझना है कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान आखिर बना कैसे, किन लोगों ने इसे आकार दिया, और सबसे बड़ी बात कि उन पन्नों में ऐसा क्या खास लिखा है जो 1 अरब से ज्यादा लोगों के देश को आज भी एक साथ जोड़े हुए हैं। शुरुआत में जो क्रिकेट के मैदान का उदाहरण आया ना, वो इस पूरी चर्चा का एक बहुत ही सटीक आधार तय करता है। मतलब संविधान सच में किसी भी देश का सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, यानी सर्वोच्च कानून होता है। लेकिन ये सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं है। अगर हम इसके दर्शन को समझें तो ये असल में सरकार और नागरिकों के बीच का एक एग्रीमेंट है, एक तरह का समझौता। बिल्कुल। ये तय करता है कि सत्ता में बैठे लोग क्या कर सकते हैं और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात कि वे क्या नहीं कर सकते हैं। सरकार की सीमाएं तय करना ही इसका सबसे मूल काम है। और यहीं से मेरे दिमाग में एक सबसे पहला और एकदम बुनियादी सवाल आता है। पूछिए। जब 1947 में अंग्रेजों से सत्ता भारत के हाथों में आ गई थी, तो रातों रात सब कुछ बदलने की क्या जल्दी थी? मतलब उस समय देश के सामने गरीबी, भूखमरी और विभाजन जैसी इतनी भयानक समस्याएं थी ना। हाँ, हालात तो बहुत खराब थे। तो नई सरकार बना के सीधे काम क्यों नहीं शुरू कर दिया गया? मेरा मतलब है, एक नई रूल बुक लिखने के लिए इतना समय, पैसा और ऊर्जा लगाने की आखिर क्या जरूरत थी? क्या पुराने कानूनों से कुछ साल काम नहीं चलाया जा सकता था? ये सवाल अक्सर उठता है और बहुत स्वाभाविक भी है, लेकिन इसका जवाब इस बात में छिपा है कि वो पुराने कानून असल में थे क्या। अच्छा। 1947 से पहले भारत में जो भी ब्रिटिश कानून लागू थे ना, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वे भारतीयों के कल्याण के लिए थोड़ी बनाए गए थे। उनका मूल ढांचा, उनका डीएनए ही पूरी तरह से शोषण और नियंत्रण पर आधारित था। मतलब उनका काम सिर्फ ये सुनिश्चित करना था कि ब्रिटेन का खजाना भरता रहे। एकदम सही। उन कानूनों में शासन में भारतीयों की वास्तविक भागीदारी शून्य थी और समानता का तो खैर कोई जिक्र ही नहीं था। अब सोचिए, अगर आज़ादी के बाद भी हमारी अपनी चुनी हुई सरकार उसी ब्रिटिश रूल बुक का इस्तेमाल करती, तो क्या सच में कुछ बदलता? शायद नहीं। सत्ता में बैठे नए लोग भी उसी तरह बर्ताव करने लगते। बिल्कुल। स्वतंत्रता का असली अर्थ केवल एक विदेशी झंडे को उतारकर अपना झंडा फहराना नहीं होता है। अगर सिस्टम वही पुराना है तो तानाशाही फिर से आ सकती है। इसलिए ये बेहद जरूरी था कि पुरानी दमनकारी रूल बुक को पूरी तरह से खारिज किया जाए। हमें एक ऐसे सिस्टम के निर्माण की आवश्यकता थी जो भारत के लोगों द्वारा बनाया गया हो और जो यह सुनिश्चित करे कि कल को हमारी अपनी चुनी हुई सरकार ही हमारे लिए तानाशाह न बन जाए। बिल्कुल। ये एक बहुत ही गहरा नजरिया है। यानी पुरानी इमारत को गिराकर सिर्फ जमीन पर कब्जा करना मकसद नहीं था, बल्कि एक नई और मजबूत इमारत खड़ी करना था। सही कहा। अब पुरानी रूल बुक फेंक दी गई, नई रूल बुक लिखनी है, लेकिन इसे लिखेगा कौन?
मतलब भारत जैसे विशाल देश में जहाँ करोड़ों लोग थे, आप सबको तो एक कमरे में बैठाकर नियम नहीं बना सकते ना। हाँ, ये तो अव्यवहारिक होता। तो ये तार्किक फैसला कैसे लिया गया कि ये जिम्मेदारी किसे मिलेगी? इसके लिए एक बहुत ही व्यवस्थित तरीका अपनाया गया था। 1946 में, यानी आज़ादी मिलने से लगभग 1 साल पहले ही कैबिनेट मिशन प्लान के तहत एक संविधान सभा, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं, उसका गठन किया गया। 1946। इसका मतलब है कि अंग्रेजों के जाने से पहले ही ये तय कर लिया गया था कि भारत अपना भविष्य खुद लिखेगा। हाँ, प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। ये एक ऐसा मंच था जहां पूरे भारत से चुने हुए प्रतिनिधि आने वाले थे। शुरुआत में इस सभा में कुल 389 सदस्य तय किए गए थे। 389 सदस्य। हाँ, लेकिन फिर 1947 में विभाजन की त्रासदी हुई और पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा बन गई। इसके बाद भारतीय संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए। अच्छा, 299 लोग। जी, इस सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे और इसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे कद्दावर नेताओं के साथ साथ समाज के लगभग हर वर्ग के प्रतिनिधि शामिल थे। रुकिए, 299 लोग। ये आंकड़ा सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन थोड़ा व्यवहारिक तौर पर सोचिए। कैसे? मैं अपने 4 दोस्तों के साथ ये तय नहीं कर पाती कि वीकेंड पर कौन सी फिल्म देखनी है या कहाँ खाना खाना है। हाँ, और यहाँ 299 राजनेता, वकील और अलग-अलग विचारधाराओं वाले लोग एक पूरे देश का भविष्य तय करने एक कमरे में बैठे थे। हाँ, ये तो है। इतने सारे लोगों के बीच तो भयंकर असहमति और टकराव होना तय है। और टकराव हुआ भी। ये कोई शांतिपूर्ण बुक रीडिंग क्लब नहीं था। हमारे स्रोतों के अनुसार इस पूरे काम में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। बाप रे, लगभग 3 साल। जी, इन लगभग 3 सालों में संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए और 166 दिनों तक गहन बैठकें हुईं। 166 दिनों तक? हाँ, और ये समय सिर्फ इसलिए नहीं लगा कि वे धीरे काम कर रहे थे। समय इसलिए लगा क्योंकि वे हर एक छोटे बड़े मुद्दे पर तीखी बहस कर रहे थे। तो उन 166 दिनों में असल में चर्चा किस बात पर हो रही थी? मतलब क्या वे सिर्फ कानूनों की भाषा तय कर रहे थे या? नहीं, भाषा तो एक बहुत बाद की बात थी। पहले तो बुनियादी सिद्धांतों पर ही भारी मतभेद था। उदाहरण के लिए एक बहुत बड़ी बहस इस बात पर थी कि क्या भारत में एक मजबूत केंद्र सरकार होनी चाहिए या फिर राज्यों को अधिक शक्ति दी जानी चाहिए। अच्छा। कुछ लोगों का मानना था कि राज्यों को पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए, जबकि कुछ का तर्क था कि हाल ही में धर्म के नाम पर देश का जो विभाजन हुआ है, उसे देखते हुए अगर केंद्र को मजबूत नहीं रखा गया तो देश और भी टुकड़ों में बढ़ जाएगा। ये तो बहुत ही गंभीर मुद्दा था। बिल्कुल। इसी तरह राष्ट्रभाषा क्या हो, अल्पसंख्यकों के अधिकार क्या हों, इन सब पर हफ्तों तक बहस चलती रही। ये तो सच में दिमाग को झकझोर देने वाली स्थिति है। मतलब एक तरफ देश जल रहा है, विभाजन के दंगे हो रहे हैं, 500 से ज्यादा रियासतों को भारत में मिलाने का काम चल रहा है। हाँ, वो एक अलग ही चुनौती थी। और दूसरी तरफ ये 299 लोग बैठकर एक एक नियम पर माथापच्ची कर रहे हैं। अब यहाँ एक व्यवहारिक सवाल उठता है। सही। जब 299 लोग अलग-अलग दिशाओं में अपनी बात खींच रहे हों, तो उन सारी बहसों, सारे सुझावों और सारे पन्नों को समेटकर एक साफ-सुथरा कानूनी दस्तावेज बनाने का काम कोई एक इंसान या एक छोटी टीम ही कर सकती है। बिल्कुल सही पॉइंट है। तो ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी आखिर उठाई किसने? और यहीं पर इस पूरी ऐतिहासिक प्रक्रिया के सबसे अहम व्यक्ति का प्रवेश होता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। उन्हें संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी यानी मसौदा समिति का अध्यक्ष चुना गया। जब हम ड्राफ्टिंग या मसौदा तैयार करने की बात सुनते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई सिर्फ मीटिंग के नोट्स ले रहा हो या डिक्टेशन सुनकर टाइप कर रहा हो। हाँ, अक्सर लोग यही सोचते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये काम इससे कहीं ज्यादा जटिल रहा होगा। बहुत ज्यादा। ये नोट्स लेने जैसा बिल्कुल नहीं था। ये एक विशाल और जटिल मशीन की इंजीनियरिंग करने जैसा था। डॉक्टर अंबेडकर के पास अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और कानून की जो गहरी समझ थी, वो यहाँ काम आई। अच्छा। ड्राफ्टिंग का मतलब था कि अगर सभा ने तय किया है कि नागरिकों को अभिव्यक्ति की आज़ादी मिलेगी, तो उसे कानूनी भाषा में कैसे लिखा जाए। कि उसकी सीमाएं क्या होंगी। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, संविधान के एक हिस्से में लिखा गया नियम किसी दूसरे हिस्से में लिखे गए नियम से न टकराए, ये सुनिश्चित करना
डॉक्टर अंबेडकर की ही जिम्मेदारी थी। मतलब ये सुनिश्चित करना कि अगर अनुच्छेद 15 समानता की बात कर रहा है तो कोई दूसरा अनुच्छेद उसे खारिज ना कर दे। एकदम सही। ये तो दिमागी तौर पर बेहद थका देने वाला काम रहा होगा। इतने सारे विरोधाभासी विचारों को सुनकर उन्हें छांटकर एक तार्किक ढांचे में पिरोना जहां हर एक शब्द का एक कानूनी वजन हो। बिल्कुल। और सिर्फ कानूनी वजन ही नहीं बल्कि भविष्य की चुनौतियों को सहने की ताकत भी। डॉक्टर अंबेडकर ने न केवल उन बहसों को एक व्यवस्थित दस्तावेज में बदला बल्कि कई मौकों पर संविधान सभा के सामने खड़े होकर उस मसौदे का बचाव भी किया। अच्छा, उन्हें सफाई भी देनी पड़ती थी। हाँ, उन्होंने लोगों को समझाया कि कोई विशेष प्रावधान आखिर क्यों जरूरी है। इसी असीम धैर्य, कानूनी कुशलता और दूरदृष्टि के कारण ही उन्हें संविधान का निर्माता या आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। सच में ये उनके अतुलनीय योगदान को दर्शाता है। तो अब हमारे पास 299 लोगों की लगभग 3 साल की मेहनत है और डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में गढ़ा गया एक शानदार ड्राफ्ट तैयार है। जी। स्रोत बताते हैं कि अंतिम परिणाम जो सामने आया वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बन गया। और ये सिर्फ अपने आकार के कारण बड़ा नहीं है बल्कि इसके अंदर जो गहराई है वो इसे दुनिया के बाकी कानूनों से एकदम अलग लाकर खड़ा कर देती है। इसमें कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो तकनीकी लग सकती हैं लेकिन उनका सीधा असर हमारे रोजमर्रा के जीवन पर पड़ता है। हमारे स्रोत में कुछ प्रमुख विशेषताओं का जिक्र है। जैसे ये संघीय और एकात्मक प्रणालियों का मिश्रण है। इसमें संसदीय प्रणाली है, मौलिक अधिकार हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल हैं। चलिए इनमें से कुछ भारी भरकम शब्दों को थोड़ा डिकोड करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले ये संघीय और एकात्मक यानी फेडरल और यूनिटरी का मिश्रण क्या है। ये तो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कोई गाड़ी एक ही समय में पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों से चल रही हो। ये तुलना काफी हद तक सही है। फेडरल यानी संघीय व्यवस्था का मतलब है शक्तियों का बंटवारा। जैसे भारत में केंद्र सरकार है और राज्य सरकारें हैं। सामान्य दिनों में दोनों अपनी अपनी जगह काम करती हैं। राज्य की अपनी पुलिस है, अपना बजट है। ये सामान्य स्थिति है। लेकिन संविधान निर्माताओं ने यूनिटरी यानी एकात्मक विशेषता भी डाल दी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अगर देश पर कोई युद्ध थोप दिया जाए या कोई बड़ा राष्ट्रीय संकट आ जाए तो सारी शक्तियां तुरंत केंद्र सरकार के हाथों में सिमट जाएंगी। ओह, तो मतलब सामान्य दिनों में शक्तियां बटी हुई है ताकि राज्यों का विकास हो सके, लेकिन इमरजेंसी के समय पूरा देश एक यूनिट बन जाता है। बिल्कुल, ताकि फैसले तेजी से लिए जा सकें। ये तो विभाजन के उस डर का सीधा परिणाम लगता है जिसका हमने अभी जिक्र किया था कि देश को टूटने से बचाना है। एकदम सटीक विश्लेषण है ये। इसके अलावा एक और बड़ी बात थी संसदीय प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम को चुनना। वो क्यों? वे चाहते तो अमेरिका की तरह प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी चुन सकते थे जहां राष्ट्रपति के पास सबसे ज्यादा पावर होती है। लेकिन भारत बहुत विविधताओं वाला देश है। अच्छा। निर्माता चाहते थे कि सरकार का मुखिया जैसे प्रधानमंत्री हमेशा संसद के प्रति जवाब दें। वो अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह 4 साल के लिए अजेय ना हो जाए। अगर वो बहुमत खोता है तो उसे हटना पड़ेगा। यह निरंतर जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक बहुत अच्छा तरीका था। और मौलिक अधिकार, वे तो किसी भी लोकतंत्र की जान होते हैं ना? बिल्कुल, लेकिन यहां भी एक बहुत ही दिलचस्प पेच है। अमेरिका के संविधान में जब अधिकार दिए गए तो वे बहुत ही निरपेक्ष या एब्सोल्यूट थे, जिसकी वजह से शुरुआत में वहां बहुत से कानूनी विवाद हुए। अच्छा, तो भारत ने इसे कैसे संभाला? भारत के निर्माताओं ने अमेरिकी अनुभव से सीखा। उन्होंने हमें मौलिक अधिकार तो दिए, जैसे बोलने की आजादी, लेकिन उसी के साथ संविधान में ही युक्ति संगत प्रतिबंध यानी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी जोड़ दिए। इसका मतलब आपको बोलने की आजादी है, लेकिन आप इसका इस्तेमाल दंगे भड़काने के लिए नहीं कर सकते। ये बहुत ही शानदार है। मतलब उन्होंने अधिकार भी दिए लेकिन साथ में समाज की सुरक्षा का ब्रेक भी लगा दिया। बिल्कुल। और वो जो एक और शब्द था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये क्या काम करते हैं? इसे आप एक तरह से भविष्य की सरकारों के लिए एक टू डू लिस्ट या मॉरल कंपास मान सकते हैं। टू डू लिस्ट कैसे? देखिए, 1947 में भारत आर्थिक रूप से बहुत कमजोर था। संविधान निर्माता हर नागरिक को रोजगार का अधिकार या समान वेतन तुरंत कानूनी रूप से गारंटी नहीं कर सकते थे क्योंकि खजाने में पैसा ही नहीं था। हाँ, ये तो एक कड़वी सच्चाई थी।
इसलिए उन्होंने इन बातों को नीति निर्देशक तत्वों में डाल दिया। इसका अर्थ था कि आज हम ये कानूनी तौर पर लागू नहीं कर सकते, लेकिन आने वाली सरकारें जब भी कोई नीति बनाएंगी तो वे इन लक्ष्यों को ध्यान में रखेंगी। ये तो बहुत ही व्यवहारिक सोच थी। लेकिन हमारे स्रोतों में एक और बात का जिक्र है जो थोड़ी विवादित लगती है। कौन सी बात? ये बताया गया है कि हमारे संविधान के कई प्रावधान यूके, यूएसए, आयरलैंड और कनाडा जैसे अलग-अलग देशों से प्रेरित है और इसी वजह से आलोचक अक्सर इसे बैग ऑफ बोरोइंग्स यानी उधार का थैला कहकर इसका मजाक उड़ाते हैं। हाँ, ये आलोचना तो बहुत आम है। आलोचकों का तर्क होता है कि हमने खुद का कुछ नया नहीं सोचा, बिल्कुल। बस दुनिया भर की किताबें खोली और कॉपी पेस्ट कर लिया। मुझे इस उधार का थैला शब्द पर न बहुत सख्त आपत्ति है। अच्छा। हाँ, मतलब इसे ऐसे सोचिए, अगर कोई मास्टर शेफ दुनिया के अलग-अलग बेहतरीन रेसिपीज़ का अध्ययन करता है, वो इटली से पास्ता बनाने की तकनीक सीखता है, मेक्सिको से मसालों का इस्तेमाल सीखता है और फिर उन तकनीकों का इस्तेमाल करके एक बिल्कुल नई डिश तैयार करता है जो ख़ास तौर पर भारतीय स्वाद और यहाँ के मौसम के अनुकूल हो, तो क्या आप उस डिश को उधार का थैला कहेंगे? बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही प्रासंगिक रूपक है। डॉक्टर अंबेडकर ने खुद संविधान सभा में इस आलोचना का करारा जवाब दिया था। उन्होंने क्या कहा था? उनका कहना था कि इतिहास के इस पड़ाव पर दुनिया में ऐसा कुछ भी बिल्कुल नया नहीं बचा है जिसे मौलिक कहा जा सके। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि विचार कहाँ से आया, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि क्या वो विचार हमारी परिस्थितियों में काम करेगा। बिल्कुल सही बात है। हमने अंधाधुंध नकल नहीं की है। हमने कनाडा से मजबूत केंद्र का विचार लिया क्योंकि हमें विभाजन के बाद देश को एक रखना था। हमने आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए क्योंकि हमें एक कल्याणकारी राज्य बनाना था। हमने उन विचारों को भारतीय सांचे में ढाला, उनकी कमियों को दूर किया और जो हमारे लायक नहीं था उसे पूरी तरह से छोड़ दिया। ये उधार नहीं, ये एक बहुत ही बुद्धिमानी से किया गया अनुकूलन था। तो फाइनली इतने सारे विचारों को छानने के बाद ये जो मास्टरपीस या कहें हमारी ये बेहतरीन डिश पूरी तरह से बनकर कब तैयार हुई? स्रोत के अनुसार 166 दिनों की लंबी बहसों और संशोधनों के बाद संविधान को आधिकारिक तौर पर 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था। इसे अडॉप्ट करना कहते हैं। 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया। लेकिन यहाँ तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। कैसा कंफ्यूजन? हम सब बचपन से अपना गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाते आ रहे हैं। तो अगर ये विशाल रूल बुक नवंबर में ही बनकर तैयार हो गई थी और सबने उस पर हस्ताक्षर भी कर दिए थे, तो इसे पूरे देश पर लागू करने के लिए पूरे 2 महीने का इंतजार क्यों किया गया? क्या कोई कानूनी अड़चन थी? नहीं, कोई कानूनी अड़चन बिल्कुल नहीं थी। इसके पीछे एक विशुद्ध ऐतिहासिक और भावनात्मक कारण था। अच्छा। हमें इतिहास में थोड़ा पीछे साल 1930 में जाना होगा। 1930 में 26 जनवरी के ही दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन के बाद पहली बार पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प लिया था और पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया था। ओह, तो वो 26 जनवरी 1930 का दिन भारत की पूर्ण आजादी की पहली सामूहिक हुंकार थी। 20 जनवरी से बेहतर कोई तारीख हो ही नहीं सकती। वे उस 1930 के ऐतिहासिक दिन को हमेशा के लिए अमर कर देना चाहते थे। इसलिए संविधान को पूरी तरह से लागू यानी इनैक्ट 26 जनवरी 1950 को किया गया। ये एक बहुत ही खूबसूरत बात है। मतलब इस पर गौर कीजिए कि संविधान एक बेहद सख्त और शुष्क कानूनी दस्तावेज है जिसमें अनुच्छेदों, उपधाराओं और नियमों का एक बहुत जटिल जाल है। हाँ, है तो। लेकिन इस कड़क कानूनी किताब के लागू होने की शुरुआत एक बेहद गहरे भावनात्मक और ऐतिहासिक फैसले से जुड़ी हुई है। यह साबित करता है कि वो 299 लोग सिर्फ कड़े वकील या रूखे राजनेता नहीं थे। बिल्कुल नहीं। वे भारत की आत्मा और उसके इतिहास से भी उतनी ही गहराई से जुड़े हुए थे। तो यही वो सूक्ष्म संतुलन है जो भारतीय संविधान को एक निर्जीव कागजी दस्तावेज से ऊपर उठाकर एक जीवित संस्था या लिविंग डॉक्यूमेंट बनाता है। इसमें कानून की सख्ती भी है और देश की भावनाओं का सम्मान भी। तो अगर हम आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा को एक जगह समेटने की कोशिश करें तो हमने देखा कि कैसे ब्रिटिश काल के शोषणकारी कानूनों ने भारतीयों को यह सोचने पर मजबूर किया कि हमें अपना सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड चाहिए। बिल्कुल। हमने जाना कि कैसे एक विभाजित और अशांत माहौल के बीच 299 लोगों ने
3 साल तक अपने मतभेदों को किनारे रखकर या उन पर लंबी बहसें करके एक आम सहमति बनाई। सही कहा। हमने देखा कि कैसे डॉक्टर अंबेडकर ने उन बिखरे हुए विचारों को एक अभेद कानूनी कवच में बदल दिया और अंततः कैसे दुनिया भर के श्रेष्ठ विचारों को भारतीय सांचे में ढालकर 26 जनवरी 1950 को इसे देश पर लागू किया गया। लेकिन ये तो सिर्फ उस इमारत की नींव है। वो कैसे? जैसा कि हमारे स्रोतों में आगे के अध्यायों के लिए संकेत दिया गया है, हमने अभी तक यह नहीं देखा है कि इस रूल बुक के अंदर का दर्शन आखिर क्या है। अच्छा। आगे जाकर हमें संविधान की प्रस्तावना, जिसे हम प्रियम्बल कहते हैं, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की गहराई और उनके कर्तव्यों जैसे और भी कई दिलचस्प विषयों का विश्लेषण करना है। और वो चर्चाएं यकीनन और भी ज्यादा आंखें खोलने वाली होंगी। लेकिन आज के इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं एक विचार यहाँ छोड़ना चाहती हूँ। बिल्कुल। आज हमने देखा कि ये संविधान सरकार की सीमाएं तय करता है और इसे 1946 से 1949 के बीच उस दौर के लोगों द्वारा घड़ा गया था। सोचने वाली बात यह है कि जब वे लोग टाइपराइटर और फाउंटेन पेन के युग में बैठकर अभिव्यक्ति की आज़ादी या निजता जैसे नियम तय कर रहे थे, तो क्या वे सपने में भी अंदाजा लगा सकते थे कि एक दिन इंटरनेट आएगा, सोशल मीडिया आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आएगा? ये तो बहुत ही दिलचस्प नज़रिया है। वे 1940 के दशक की समस्याओं से जूझ रहे थे, लेकिन नियम 21वीं सदी और उसके आगे के लिए बना रहे थे। और फिर भी सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि दशकों बाद आज इस डिजिटल और हाइपर कनेक्टेड युग में भी जब हमारे सामने बिल्कुल नए तरह के विवाद आते हैं, तो ये रूल बुक पुरानी नहीं पड़ती। बिल्कुल नहीं। ये आज भी हमें उसी अराजकता से बचाने में सक्षम है जिसका जिक्र हमने शुरुआत में उस क्रिकेट के मैदान वाले उदाहरण में किया था। आज भी जब सत्ता और आम नागरिक के बीच कोई विवाद होता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसी किताब के पन्ने पलटता है जिसे डॉक्टर अंबेडकर और उनकी टीम ने तैयार किया था। सही बात है। एक ऐसा दस्तावेज जो 75 साल से एक इतने विविध और जटिल देश को बिना टूटे चला रहा है, ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। बिल्कुल सहमत हूँ। इस विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। इस अद्भुत रूल बुक के बारे में खुद भी थोड़ा पढ़िएगा और विचार कीजिएगा। अगली विस्तृत चर्चा में हम इसी स्रोत के अगले हिस्से के साथ वापस लौटेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए।